अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सदियों का सहर नेक्स्ट एपिसोड। सारे मराहिल तय करके हमने अतोला की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। ये सफ़र पहले की निस्बत आसान था क्योंकि प्रोफेसर हमारे साथ था और उसे जंगल के राज मालूम थे। उसने मुख्तलिफ मराहिल पर अपनी दानिश का इजहार किया। मसलन सफ़र की तीसरी रात हम एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ते पर थे। जगह जगह दलदलें बिखरी हुई थीं, उनसे शदीद ताफ़ुन उठ रहा था। फिजा में गैस फैली हुई थी। चूंकि रात हो चुकी थी इसलिए उस वक्त रास्ते से निकल जाना मुमकिन नहीं था। गैस ने हमें परेशान कर दिया, वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। प्रोफेसर ने एक जगह मुंतखब की और हमें वहां छोड़कर आगे बढ़ गया। मैंने टोका तो उसने कहा अभी वापस आता हूँ। अभी हमें ज्यादा देर नहीं हुई थी यहाँ रुके हुए कि हमने एक अजीब हौलनाक मंजर देखा। जिस जगह पर हम कैंप पजीर थे वहां से तकरीबन 50 गज के फासले पर एक छोटा सा स्याह टीला नजर आ रहा था। हमारे देखते ही देखते टीले में तहरीक पैदा हो गई और उसका हुजम कम होने लगा। जमीन पर जो देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। 2-2 इंच लंबे चूंटे थे जो ढेर की शक्ल में जमा थे और अब इंसानी बू पाकर हमारी तरफ चल पड़े। ना जाने ये कैसे चूंटे थे। हम सब भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि दौड़ते हुए दलदली गड्ढे नहीं देखे जा सकते थे। हम सब बुरी तरह वहशतज़दा हो गए। लेकिन प्रोफेसर जल्द ही हमारे पास पहुंच गया। उसके हाथ में मखसूस किस्म की झाड़ियां दबी हुई थीं। उसने जल्दी से उन झाड़ियों को जमीन पर रखकर आग लगा दी। घास से संदल की सी खुशबू पैदा हो गई और चूंटे जो हमारे नजदीक पहुंच गए थे इस तरह सर पर पांव रखकर भाग गए कि उनका निशान ना मिला। मैं हैरत और दिलचस्पी से यह मंजर देख रहा था। फिजा से गैस भी खत्म हो गई। खुदा का शुक्र है मैं बर वक्त पहुंच गया। प्रोफेसर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह क्या बला थी? सहरा की सबसे खौफनाक बला। यकीन करो मुझे इसका अंदाजा नहीं था। क्या मतलब? ये बूटी मैं सिर्फ फिजा की कसाफत खत्म करने के लिए लाया था, लेकिन इस वक्त हमारी गैबी मदद हो गई। ये गोश्तखोर चूंटे थे जो हर जानदार को इस तरह चट कर जाते हैं कि उसकी हड्डियां भी नहीं छोड़ते। इन्हें भगाने के लिए सिर्फ ये बूटी ही कारआमद होती है। अगर ये ना होती तो हम खौफनाक हालात का शिकार हो जाते। खुदा की पनाह, इसका मतलब है हम बाल बाल बच गए हैं। हाँ, यहाँ कदम कदम पर ऐसी खौफनाक बलाएं बिखरी हुई हैं। झाड़ियाँ रात भर सुलगती रहीं और उसकी खुशबू फिजा में फैलती रही। गैस की बू भी खत्म हो गई थी और चूंटों ने भी दोबारा इधर का रुख नहीं किया। लेकिन दूसरे दिन प्रोफेसर ने इस बूटी के पौधे एहतियातन अपने साथ रख लिए और हमने तेजी से सफ़र शुरू कर दिया। चूंटों का कहीं पता नहीं था। जंगल, नदियां, पहाड़ियां अबूर करते हुए हमारे यह सफ़र जारी रहा और फिर एक रोशन सुबह हमने दूर से स्याह कोहानों का शहर देखा। ऊंट के कोहान से मुशाबे झोंपड़ियों की एक दुनिया आबाद थी। वसी और इस मैदान में ताहद निगाह ये झोंपड़े फैले हुए थे। प्रोफेसर की आवाज़ उभरी, ये अतोला है। मैं हैरान रह गया और हैरान निगाहों से उस अजीमो शान शहर को देखने लगा। झोंपड़ियों की तरतीब बिलाशुबा काबिल दीद थी, लेकिन ना जाने क्यों शहर खाली नजर आ रहा था। उसके दरमियान कोई मुतनफ़्फ़स मौजूद ना था। इस बात पर प्रोफेसर ने भी हैरत का इजहार किया। हालांकि दिन का वक्त है, इन लोगों को तो अपनी ज़रूरियात में मसरूफ़ होना चाहिए। इसके अलावा ये इतने गाफिल भी नहीं होते कि कुछ अजनबियों की आमद से लाइलम रहें। ना जाने क्या असरार है। आगे आओ, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं, देखते हैं, प्रोफेसर ने कहा और हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक कि कबीले के पहले मकान के सामने पहुँच गए। यहाँ पहुँचकर प्रोफेसर ने मुकामी ज़ुबान में आवाज़ लगाई, कोई है तो सामने आए, मगर कोई जवाब न मिला। हम खामोशी से हैरान खड़े इधर उधर देखते रहे। फिर प्रोफेसर ने झोंपड़े के दरवाजे के करीब पहुँचकर उसे खोला और उसके अंदर झांकने लगा। झोंपड़ा खाली है। ताज्जुब की बात है कि क्या अतोला के तमाम लोग ये शहर छोड़कर कहीं चले गए। ये बात बड़ी हैरान कुन है। हालांकि ये इतना बड़ा कबीला है कि तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हाँ, अचानक हमें एक वहशियाना शोर सुनाई दिया और हम उछल पड़े। हमने एक हैरतनाक मंजर देखा। हमारे चारों सिमत स्याफाम औरतें हमारी जानिब दौड़ रही थीं। उनके अंदाज में वहशत खेजी थी। वो खाली हाथ नहीं थी बल्कि उनके हाथों में हथियार थे। किसी के हाथ में पत्थरों से बने हुए हथियार थे, कोई डंडा संभाले हुए थी। एक तवीलुल कामत औरत जिसका जिस्म तांबे की तरह चमक रहा था उन सबसे आगे थी। उसके चेहरे पर वहशत के आसार थे। हाथ में उसने एक नेज़ा संभाला हुआ था। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि उन्हें रोकने के लिए हम बंदूक का इस्तेमाल करें। प्रोफेसर ने यही फैसला सादिर किया और हमने बंदूकें उठाकर हवाई फायर किए। फायरिंग की आवाज़ बड़ी कारआमद साबित हुई और औरतें रुक गईं। उनकी वहशत किसी कदर कम हो गई, लेकिन उनकी आंखों में अब भी नफरत के आसार थे। फिर वो तवीलुल कामत औरत जमीन पर नेज़ा गाड़ कर उसके पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें हम पर जमी हुई थीं। हमने अभी तक उनमें से किसी पर फायर नहीं किया था। तब प्रोफेसर भारी लहजे में बोला,
गलतफहमी का शिकार होकर कोई ऐसा इकदाम ना करो जो हमारे और तुम्हारे हक में खतरनाक हो। मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तवीलुल कामत औरत की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत के आसार नमूदार हुए। फिर उसने अपना नेज़ा जमीन से निकाला और चंद कदम आगे बढ़कर उसे उसी अंदाज में जमीन में गाड़ दिया। फिर उसके मुंह से एक गुर्राती हुई आवाज निकली, तुम दुश्मन के आदमी हो। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? मैं जड़ी बूटियों से इलाज करने वाला साहिर हूँ और अतोल्ला में क्याम के लिए आया हूँ। हम सब तुम्हारे लिए पैगाम में खैर सगाली लाए हैं। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। झूठ बोलते हो तुम देवी के हरकारे हो और कबीले की सुनगुन लेने आए हो। लेकिन याद रखो, जो बगावत सर उभार चुकी है अब उसे खत्म करना देवी के बस की बात नहीं। ये अल्फाज ऐसे थे कि मैं, प्रोफेसर, सादान और पॉल हैरान रह गए। प्रोफेसर एक कदम आगे बढ़कर बोला, कबीले की अजीम औरत, मैंने एक बार पहले भी तुमसे कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि गलतफहमी का शिकार होकर कोई ऐसा इकदाम न कर बैठो जिस पर बाद में तुम्हें अफसोस हो। तुम्हारे कबीले के मर्द कहाँ हैं? मुझे किसी मर्द से मिलाओ, मैं उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। बेकार बातें मत करो, पहले ये साबित करो कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है। मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हारे कबीले में कोई बीमार शख्स है? हाँ, अगर तुम कुछ करना चाहते हो और अपने बारे में हमें मुतमईन करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। लेकिन खबरदार, तुम्हारे हाथ में धमाका करने वाले हथियार हैं, इन्हें एक जगह रख दो। तुम इन हथियारों से हम सबको नहीं मार सकोगे। हम में से कुछ मर जाएंगे लेकिन बाकी सब तुम्हें फना कर देंगे। और अगर मैं ये हथियार रख दूं तो क्या तुम कसम खा सकती हो कि हमें उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाओगी जब तक तुम्हें ये यकीन न हो जाए कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं? औरत ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर बोली, हाँ, हम आधे सूरज की कसम खाते हैं कि उस वक्त तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए कि तुम्हारा शुमार हमारे दुश्मनों में होता है। तो ठीक है, ये हथियार तुम्हारे सामने हैं, प्रोफेसर ने कहा और इसके इशारे पर हम सब ने अपनी अपनी राइफलें नीचे रख दी। औरत बेयकीनी के अंदाज में हमें देख रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, चंद कदम पीछे हट जाओ, इतने पीछे कि तुम दौड़कर यह हथियार ना उठा सको। हमने उसकी हदायत पर अमल किया और राइफलों से काफी पीछे हट गए। हमने अपना बकिया सामान भी वहीं रख दिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि हम दौड़कर राइफलें नहीं उठा सकेंगे तो औरत ने इशारा किया और बहुत सी औरतें हमारे हथियारों के गिर्द हल्का बनाकर खड़ी हो गईं। हम उनसे परे थे। तवीलुल कामत औरत के चेहरे पर किसी कदर सुकून के आसार नजर आए। उसने हमारी तरफ देखा और कहा, तुम में से कौन जड़ी बूटियों से इलाज करने वाला साहिर है? मैं, प्रोफेसर ने कहा। सिर्फ तुम मेरे साथ आ जाओ, औरत ने कहा और प्रोफेसर उनके साथ चला गया। पॉल और सादान उसी जगह खड़े हुए थे और दूसरी औरतें कड़ी निगाहों से हमें देख रही थीं। और फिर चंद औरतें आगे आईं और उनमें से एक ने कहा, अगर तुम भी हमारी जुबान से वाकिफ हो तो आओ हमारे साथ। हम उस वक्त तक तुम्हारे क़याम का माकूल बंदोबस्त कर देंगे जब तक तुम्हारा साथी तुम्हारे दरमियान नहीं पहुंच जाता और हम मुतमईन नहीं हो जाते। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर गर्दन हिला दी। हमें एक झोंपड़े में कैद कर दिया गया। अंदर से ये कोहान नुमा झोंपड़ा बड़ा वसी और कुशादा था और इसमें जगह जगह प्याल के ढेर लगे हुए थे जो यकीनी तौर पर आराम करने के लिए थे। मैं, सादान और पॉल उन प्याल के ढेरों पर लेट गए। हम सब खामोश थे। सादान की जुबान से भी कोई लफ्ज नहीं निकल सका। काफी देर तक खामोशी छाई रही। बाहर औरतों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पॉल ने ताज्जुब से कहा, समझ में नहीं आता कि कबीले के मर्द कहाँ चले गए हैं। यूं लगता है जैसे बस औरतों की बस्ती है। तुम इस इलाके की तमाम जुबानों से वाकिफ हो पॉल? मैंने पूछा। हाँ, जाहिर है, मैंने इन्हीं के दरमियान जिंदगी गुजारी है। मगर इस कबीले में तो पहले कभी नहीं आई होगी तुम? हाँ, यहाँ कभी नहीं आई, लेकिन मैं इसके बारे में काफ़ी मालूमात रखती हूँ। ये कबीला भी देवी के ज़ेरे तहत आता है और यहाँ भी उसी की हुकूमत है। पॉल, मुनासिब समझो तो मुझे देवी के बारे में कुछ तफसीलात बताओ। मसलन, क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, देखा है। वो इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत और इतनी जवान है कि उसके हुस्न के आगे जवानी और हुस्न का तस्वुर मांद पड़ जाता है। वो मुस्कुराती है तो बिजलियां चमकने लगती हैं। बिलाशुबा वो सायरा है, एक ऐसी सायरा जिसके सैर के आगे दूसरा कोई सहर कारामद नहीं होता। फितरतन वो कैसी है, जालिम और जल्लाद, अपने मुखालफों को कभी मुआफ नहीं करती। यहाँ उसके मुखालिफ हैं बहुत ज्यादा। शुमाली साहिलों से तो उसकी हमेशा चलती रहती है। शुमाल के साहिर शहर में बहुत आगे हैं और देवी को अगर कोई खतरा है तो सिर्फ उन्हीं से है। ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई पॉल? हिरनी में बहुत से साहिर रहते हैं और चूंकि प्रोफेसर जड़ी बूटियों के माहिर थे और साहिर उन्हें भी अपना हमपल्ला समझते थे, इसलिए उनसे ये तमाम बातें करते रहते थे। तो वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तौला की औरतें हमें जिंदा रहने का हक देंगी? आधे सूरज की कसम इनके यहाँ बहुत मुतबर्रिक समझी जाती है। अगर प्रोफेसर इन्हें मुतमईन करने में कामयाब हो गए
तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई खतरा नहीं होगा। खुदा करे प्रोफेसर अपने मिशन में कामयाब हो जाए, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। दिन गुजरता गया, रात हो गई लेकिन प्रोफेसर वापस ना आया। फिर आधी रात का वक्त था और हम सब जाग रहे थे कि प्रोफेसर ने झोंपड़े का दरवाजा खोला। फिर वो अंदर आ गया। उसके हाथ में एक मशाल थी जो उसने झोंपड़े के एक हिस्से में नस्ब कर दी। उसके चेहरे पर खुशी के आसार नजर आ रहे थे। हम तीनों उठकर बैठ गए। क्या रहा प्रोफेसर? बहुत ही हैरत अंगेज, बहुत ही ताज्जुब खेज। एक ऐसी खबर लाया हूं कि तुम लोग शशदर रह जाओगे। हमें तो इल्म भी ना था कि हमारे यहाँ से निकलते ही हालात में ये तब्दीलियां रूनमा होंगी। देवी के खिलाफ बगावत हो गई है। शुमाल के शायरों ने बिल आखिर अपने शहर को इतना वसी कर लिया है कि वो देवी के खिलाफ बगावत पर आमादा हो गए। हजारों साल से उसके खिलाफ बगावत के मंसूबे बनाए जा रहे थे और साहिर नस्ल दर नस्ल देवी के उस तिलिस्म कदे के खिलाफ अमल पैरा थे जहां वो सहराए आजम के एक वसी इलाके को कंट्रोल कर रही थी। बिल आखिर साहिरों ने छोटे छोटे कबाइल को इकट्ठा करके वहां अपना शहर फूंक दिया है और वह सब के सब कबाइल उसके खिलाफ जंग करने पर आमादा हो गए हैं। चुनाचे अब कबीलों में जंग हो रही है। अतौला के सारे मर्द लड़ने गए हुए हैं और ये औरतें बस्ती की हिफाजत कर रही हैं। अतौला के लोग देवी के खिलाफ लड़ने गए हुए हैं। नहीं, उसके हक में तुम्हारे साथ उन लोगों का सलूक कैसा रहा? कुछ नहीं, एक 8 साला बच्चा शदीद बीमार था। मैंने उसकी बीमारी को समझा और एक ऐसा अरक पिला दिया जिसे पीते ही उसकी कैफियत बदल गई। इस तरह हम इन लोगों में एक मुनासिब जगह हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। मैंने गहरी सांस ली। सादान भी मुस्कुराने लगा और पॉल ने भी सुकून की सांस ली। इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं रहा। फिलहाल कदम जमाने के लिए एक जगह मिल गई है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ से भी निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वैसे अब मैं तुम पर एक इंकशाफ कर दूं कि अब देवी की वादी भी यहाँ से दूर नहीं। हसीन देवी अतौला के जुनूब में 20 मील के फासले पर अपनी अजीमुशान सल्तनत में आबाद है। ये इलाका महफूज तरीन समझा जाता है। यकीनन जंग उसकी सल्तनत के अतराफ में ना हो रही होगी, बल्कि अपनी साहिराना कुव्वत से काम लेकर उसने इस जगह को कहीं दूर दराज के मैदानों में रखा होगा। ये गुफ्तगू मेरे और प्रोफेसर के दरमियान हो रही थी। पॉल या सादान ने इसमें हिस्सा लेने की कोशिश नहीं की। सादान की आंखों में एक पुरस्कार चमक लहरा रही थी। प्रोफेसर भी प्याल के ढेर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद बोला, वो तवीलुल कामत औरत सरदार की बीवी थी जो जंग पर गया हुआ था। वो बड़ी क्रॉफर की औरत है और यकीन करो कि अगर कोई छोटा मोटा कबीला कत्लो गारतगरी करता हुआ इस तरफ आ निकले तो ये औरतें उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अव्वल तो इनकी तादाद काफ़ी है और फिर ये खूंखार फितरत की मालिक हैं। वैसे लड़के की बीमारी दूर होने की वजह से वो हैरत अंगेज तौर पर हम पर मेहरबान हो गई है। मुझे यकीन है कि अगर हम यहाँ चंद रोज़ गुजारना चाहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ख्याल है जहन में तो सिर्फ ये कि अगर अतौला को शिकस्त हो गई और लड़ने वाले उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए तो फिर हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। कम अज़ कम इस वक्त तो सुकून की सांस ले सकती हैं जब तक ये हालात पैदा ना हो। हाँ, लेकिन इस दौरान हमें कोई फैसला कर लेना होगा। मेरे ख्याल में आप आराम करो, थोड़ी सी थकन दूर हो जाए तो सुबह को इन अनोखे वाक़यात पर गौर करेंगे। प्रोफेसर ने कहा और मैं भी उससे मुत्तफिक हो गया। हमने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगे। सादान भी प्याल के ढेर पर लेट गया। उससे कुछ फासले पर पॉल लेटी हुई थी। मुझे नींद आ गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि सादान ने पाँव झिंझोड़कर मुझे जगा दिया। चाचा जान, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। कहो, क्या बात है? यहाँ नहीं, बाहर निकल कर चलिए। बाहर सन्नाटा है, मैं देख चुका हूँ। मैं सादान के साथ उठकर बाहर निकल आया। सादान के चेहरे पर अब भी वही तासुरात नजर आ रहे थे। बाहर बेकरां सन्नाटा फैला हुआ था। कबीले की किसी झोंपड़ी में कोई चिराग जल रहा था जिससे अंदाजा होता था कि बस्ती वाले गहरी नींद सो रहे हैं। सितारों की मध्यम छांव में मैंने सादान को देखा। क्या बात है सादान? मैं बहुत परेशान हूँ चचा जान, वो बोला। वजह आप जानती हैं। अगर जानता तब भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता। क्या हम गैर यकीनी हालात से नहीं गुजरे हैं? सादान ने कहा। यकीनन ऐसी ही बात है, लेकिन क्या तुम उन हालात से मुतासिर होकर यह मुहिम तर्क कर देना चाहते हो? नहीं चचा जान, कभी नहीं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी नादानी आपके लिए परेशानी का बायस बन रही है। कोई ठोस कदम नहीं उठाया मैंने। मेरी यह हमाकत आपके लिए भी मुसीबत बन गई है। मैंने जो कुछ किया है उसके लिए मुझे तन्हा ही सब कुछ भुगतना चाहिए। आप वापस चले जाइए चचा जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सादान की परेशानी भी बजा थी। मैं उसकी शर्मिंदगी को महसूस कर रहा था। चुनाचे मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अगर तुम मुझे खुद से इतना दूर समझते हो सादान, तो मुझे इसका अफसोस है और मैं खुद ही को इसके लिए कसूरवार समझता हूँ। जरूर मुझसे ऐसी कोताहियां हुई होंगी जिन्होंने मुझे तुमसे करीब ना आने दिया। ये आप क्या कह रहे हैं चचा जान? अगर मुझ पर जरा सा एतमाद भी करते हो
तो इस अंदाज में ना सोचो और जो कुछ इस सिलसिले में करना चाहते हो उसमें शरीक समझो। मैं इस कबीले में नहीं रहना चाहता। यहाँ से निकल चलें और किसी सुनसान गोशे को अपनाएं, एक ऐसी तन्हा जगह जहां हम सुकून से बैठ सकें ताकि आइंदा इकदाम के बारे में सोच सकें। इन लोगों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पॉल और प्रोफेसर के बारे में कह रही हैं। हाँ, पॉल मुझे बहुत तकलीफ देती है। वो इशारों में ऐसी गुफ्तगू करती है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। आप बताइए कि इस वीरान सहरा में मैं इसलिए आया हूँ कि इसको मोहब्बत की चाशनी से लुत्फअंदोज हूँ। तुम्हारी परेशानी वजह है तो फिर मुझे बताइए कि मैं इस उलझन से कैसे छुटकारा पाऊँ। सादान ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं प्रोफेसर से इस सिलसिले में बात करूँ। वो बेचारा क्या कर सकेगा? अगर सच जाने तो मुझे उससे हमदर्दी है। वो अगर तन्हा होता तो मैं उसे छोड़ने के बारे में कभी ना सोचता। मेरा मशवरा है सादान कि खुद को पुरसुकून रखो, कुछ तवक्कफ करो, इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। जो हुक्म, मैं तो पस्त हो चुका हूँ। नहीं सादान, जिस हिम्मत से यहाँ तक का सफ़र किया है उसे बरकरार रखो। अभी तो तुम कुछ भी नहीं कर सके हो, अभी तो ना जाने कितने मराहिल से गुजरना है। मैंने कहा और सादान खामोश हो गया। थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद उसने कहा, हम क्या नहीं करेंगे? यहाँ रुककर आखिर हम क्या करेंगे? इन लोगों से हमारा क्या वास्ता? इन औरतों को शीशे में उतार कर जरा इन इलाकों की सूरत हाल और मालूम कर ली जाए, उसके बाद के हालात कुछ भी हों हम आगे चल पड़ेंगे। ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, सादान ने कहा। मैं गर्दन झुकाकर हालात पर गौर करने लगा। अचानक हम दोनों उछल पड़े। तेज नुस्वानी चीख इतनी बुलंद थी कि कान झुंझुना उठे। सादान मुतवाहश निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। फिर एक और चीख सुनाई दी। ये मर्दाना चीख थी, लेकिन उस आवाज को हमने पहचान लिया। प्रोफेसर की आवाज थी। प्रोफेसर निकलकर बाहर आ गया था। वो ले गया। प्रोफेसर के हलक से एक करबज़दा आवाज निकली और दूसरे लम्हे वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैंने और सादान ने आगे बढ़कर प्रोफेसर को उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल तेज रफ्तारी से धड़क रहा था और उस वक्त उसकी कैफियत मासूम बच्चों की सी थी। प्रोफेसर, होश में आइए, क्या हुआ? क्या बात है? कौन किसे ले गया? मैंने उसे झिझोड़ते हुए कहा। वो मेरी बच्ची को ले गया। तुम लोग नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। कोई नहीं जान सकता कि वो मेरी जिंदगी का महवर थी। मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। उसके सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? पॉल की बात कर रहे हो प्रोफेसर? हाँ, मेरी बच्ची। प्रोफेसर फूट फूट कर रोने लगा। कौन था वो प्रोफेसर? कोई जंगली शैतान, कोई बदरू, जानवरों की खाल अपने जिस्म पर लपेटे हुए था, सर पर सींग थे। वो बड़ी बेदर्दी से पॉल को उठाकर कांधे पर लाद कर ले गया। ना जाने अब वो मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक करेगा। हौसला रखें प्रोफेसर, इन जंगलों में हमें हर हादसे के लिए तैयार रहना चाहिए। आप हौसला छोड़ बैठे तो फिर काम कैसे चलेगा? मुझे कोई नुकसान पहुंच जाए कोई हर्ज नहीं, मैं मर भी जाऊं मुझे परवाह नहीं होगी, लेकिन मिल जाएगी पॉल, हम उसे तलाश करेंगे। प्रोफेसर ने गर्दन झुका ली। उसकी सिसकियां अब भी जारी थीं। बाकी रात इसी तरह गुजर गई। दूसरी सुबह हमारे लिए नाश्ता आया, ताज़ा हिरन का गोश्त और दूध। बमुश्किल तमाम प्रोफेसर को कुछ खिलाया पिलाया गया। वो दो औरतें जो हमारे लिए नाश्ता लाई थी झोंपड़े के बाहर मौजूद थीं। प्रोफेसर ने उनमें से एक को अंदर बुलाया और वो अंदर आ गई। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। सोनी। वो औरत कौन थी जिसका बच्चा बीमार था? जीना, सरदार रकाशा की बीवी। हम उससे मिलना चाहते हैं, मैंने सोनी से कहा और वो गर्दन झुकाकर चल दी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि जीना अंदर आ गई और उसकी आंखों में नरमी के आसार थे। वो प्रोफेसर के सामने आई, झुककर जमीन से मिट्टी उठाई और उसे माथे से लगा लिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी साहिर। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तेरा मोहसिन तेरे कबीले में जुल्म का शिकार हो गया। जीना, क्या हुआ? क्या बात है? जीना झुक कर बोली। उसकी हैरान आंखें हम सबका जायजा ले रही थीं। फिर वो चौंक कर बोली, तुम में से कम है, कहाँ है वो? इस साहिर की बेटी रात को इससे छीन ली गई। मैंने कहा, छीन ली गई? कहाँ? कौन ले गया उसे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बताओ क्या हुआ है? उसे एक शख्स जबरदस्ती ले गया है। नामुमकिन, किसकी मजाल है? वो गुर्राई। ऐसा हुआ है जीना, तुम खुद देख लो, वो हमारे दरमियान नहीं है। मगर कौन था वो? कबीले में कोई जवान नहीं है। किसे इसकी जुर्रत हुई है? हम नहीं जानते। किसी ने उसे देखा? हाँ, मैंने उसे देखा, प्रोफेसर ने कहा और जीना को उसका हुलिया बताने लगा। जीना की आंखों में गहरी सोच के आसार थे। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। वो कुछ सोच रही थी। फिर उसने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, इस हुलिये का इस कबीले में कोई भी नौजवान नहीं। फिर वो कौन हो सकता है जीना? मैं उसका पता लगाऊंगी। तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं इसका सिला जरूर दूंगी। ये नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बूढ़ी मरजाना के पास ले जाऊंगी। बूढ़ी मरजाना अपने इलम से मालूम कर लेगी कि तुम्हारे ऊपर यह जुल्म करने वाला कौन है। मरजाना कौन है? सादान ने सवाल किया। इस कबीले की सबसे बड़ी जादूगरनी जो बहुत इलम रखती है। तो फिर हमें उसके पास ले चलो। प्रोफेसर की आवाज रिंद गई।
तब जीना ने हमदर्दी से उसके शाने पर हाथ रखा और बोली, हम एहसान करने वालों को कभी नहीं भूलते। मैं तुम्हें मरजाना के पास ले चलूंगी। औरत तैयार हो गई। हम तीनों उसके साथ बाहर निकल आए। जीना ने अपने साथ 4 औरतों को भी ले लिया जो बड़ी तंदुरुस्त और तवाना थीं और वो हाथों में बड़े बड़े नेज़े लिए हुए थीं। औरतों का ये काफिला बस्ती के दरमियान से गुजरता रहा। वो बस्ती के शुमाली सिरे की जानिब जा रही थीं और हम उनके हमरा थे। मैं प्रोफेसर से दिली हमदर्दी रखता था। खासा तवील सफ़र तय करना पड़ा, लेकिन सफ़र के दौरान हमने उस बस्ती को अच्छी तरह देख लिया। पूरी बस्ती हालत जंग में थी। जगह जगह हथियारों के ढेर लगे हुए थे। गो ये हथियार भद्दे बेतुके तर्ज के बने हुए थे जो खांडों, तलवारों और नेज़ों पर मुश्तमिल थे। लेकिन इन तैयारियों से पता चलता था कि अगर कबीले वालों को शिकस्त हुई और दुश्मन इस तरफ हमलावर हुआ तो ये औरतें आखिरी वक्त तक जंग करेंगी। आखिरकार हम बस्ती से बाहर निकल आए। हम पहाड़ी टीलों के दरमियान चलने लगे। मरजाना गालिबन टीलों में कहीं रहती थी। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद हम एक पहाड़ी टीले के दामन में पहुंच गए। यहाँ एक गार का बड़ा धाना नजर आ रहा था। धाने के अंदर से बड़ी अजीब अजीब खुशबुएं उभर रही थीं और खुशबुएं बाहर भी फैल रही थीं। गो हवा उन्हें मुंतशिर कर देती थी, लेकिन धाने के बिल्कुल करीब पहुंचने पर यह खुशबुएं खासी तेज लगती थीं। जीना ने दरवाजे पर पड़े हुए एक गोल पत्थर को घुटनों के बल झुककर बोसा दिया और फिर मौद्दबाना अंदाज में पुकारा, मुअज़्ज़िज़ मरजाना, मैं जीना हूँ, तुझसे मिलने आई हूँ, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? आ जाओ और अपने साथ अपने इन तीनों साथियों को भी ले आओ जो मुसीबत का शिकार हैं। अंदर से एक बूढ़ी आवाज़ उभरी और हमारी आंखें हैरत से फैल गईं। प्रोफेसर भी मुतहय्यर नजर आ रहा था। हम सब ने एक दूसरे की शक्लें देखीं। मरजाना मुस्कुराकर हमारी तरफ पलटी और फिर हमें अंदर आने का इशारा करके खुद उस गार के धाने से अंदर दाखिल हो गई। गार बहुत कुशादा था, पूरे टीले में फैला हुआ था। कुशादा होने के साथ साथ वो रोशन भी था और अंदर जरा भी घुटन का एहसास नहीं था। साफ सुथरा गार था और एक तरफ प्याल का ढेर पड़ा हुआ था। उसके नज़दीक ही खाने पीने की चीज़ों के बर्तन बड़े करीने से रखे हुए थे। एक पूरे लिबास में मलबूस बूढ़ी औरत गार के बीचों बीच बैठी थी। उसके सामने छोटी छोटी खोपड़ियाँ रखी हुई थीं। उन खोपड़ियों की तादाद 15 और 20 के दरमियान होगी। पता नहीं किसी जानवर की खोपड़ियाँ थीं या इंसान के बच्चों की, लेकिन बगौर देखने से अंदाज़ा होता था कि वो ना तो बच्चों की खोपड़ियाँ थीं ना किसी और जानवर की, वो बंदरों की खोपड़ियाँ थीं। उन खोपड़ियों के दरमियान छोटी छोटी हड्डियाँ भी रखी हुई थीं। एक अजीब सा जलाल फैला हुआ था उन खोपड़ियों और हड्डियों का। जीना दो जानू होकर बैठ गई। तू जानती है मरजाना, तेरा इल्म जानता है कि हम किस लिए आए हैं, और मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि तुझे इल्म है, क्योंकि तूने मेरे साथ आने वालों की तादाद सही बताई थी। मरजाना ने पहली बार हम तीनों को देखा और फिर जीना की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ, मुझे इनकी आमद का इल्म था। मैं जानती थी कि अजनबी हमारे कबीले में आए हैं, और तुझे ये भी मालूम होगा कि ये 3 नहीं 4 थे। नहीं, मुझे ये मालूम नहीं था, मरजाना ने जवाब दिया। तो सुन मरजाना, ये 4 थे, 3 मर्द और 1 औरत, लेकिन औरत इनके दरमियान से गायब कर दी गई। रात को कोई उसे उठा कर ले गया, जीना ने बताया। और बूढ़ी औरत के चेहरे पर गौर फिक्र के आसार फैल गए। उसने खोपड़ियों और हड्डियों की जगह तब्दील करनी शुरू कर दी। वो एक एक खोपड़ी उठाकर उसकी जगह बदल रही थी और हड्डियां उसके दरमियान रखती जा रही थी। फिर वो पतली पतली हड्डियों से उन खोपड़ियों को बजाने लगी। मुख्तलिफ आवाज़ें उभर रही थीं, कहीं भद्दी और कहीं खनकदार। वो उन खोपड़ियों के दरमियान तब्दीलियां करती रही और काफ़ी देर के बाद उसने गर्दन उठाई। ओह, क्या वो भेड़िए की खाल में मलबूस था? उसने प्रोफेसर की तरफ देखकर पूछा। हाँ, वो किसी खाल ही में था। तारीकी की वजह से मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सका कि वो कौन से जानवर की खाल है। क्या उसके सर पर 2 सींग उभरे हुए थे? हाँ, तेरा इल्म ठीक कहता है मरजाना। तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या मतलब? जो आदमी तेरी बेटी को ले गया है वो बुरा आदमी नहीं है। जानता है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? जीना ने पूछा। हो मानू, इस इलाके का सबसे बड़ा जादूगर, देवी के मुकाबिल आने वाला उसका दुश्मन, मरजाना ने बताया। और हम सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। जीना भी बौखलाहट के आलम में 2 कदम पीछे हट गई। हो मानू, लेकिन ये वही बता सकता है। उसने अपने गिर्द जो खोल चढ़ा रखा है उसके पार देखना नामुमकिन है। क्या है उसके दिल में, ये वही जानता है। हाँ, ये वही जाने। हाँ, ये वही जाने। बूढ़ी गर्दान करने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। तब मरजीना ने हमारी तरफ देखा और गर्दन हिलाने लगी। ये सही है कि हुमानू बुरा आदमी नहीं है। वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसका मिशन सिर्फ देवी के लिए है। ना जाने क्यों उसने ये हरकत की, लेकिन हमारे साथ ये सब कुछ तुम्हारे कबीले में हुआ है। हमारा उससे क्या ताल्लुक? इसमें कोई मसलहत होगी। क्यों मरजाना, क्या तू ये बता सकती है कि हुमानू उसे लेकर कहाँ गया है? ये मालूम करने की क्या जरूरत है? सफेद झील उसका मस्कन है और इन दिनों वो वहीं पर मुकीम है। तुम अगर चाहो तो उसे तलाश कर सकते हो। बस मेरी बात खत्म।
मरजाना ने कहा और आंखें बंद कर ली। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। जीना ने उठते हुए कहा, अब मरजाना कुछ ना बताएगी, इसने जो कुछ बताना था बता चुकी है। हम सब जीना के साथ बाहर निकल आए। सभी के चेहरों पर परेशानी झलक रही थी। फिर मैंने पूछा, सफ़ेद झील कहाँ है जीना? बस्ती से मगरिब की तरफ चले जाओ, नाहमवार रास्तों और पहाड़ी दर्रों से गुजरने के बाद तुम्हें नखलिस्तान मिलेगा। ये नखलिस्तान सफ़ेद झील ही का है और हमानू उसके आसपास ही नजर आता है। अगर तुम उस इलाके में पहुंच जाओ तो वो यकीनन तुमसे मुलाकात करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे ताज्जुब है, मुझे हैरत है। मैंने प्रोफेसर की तरफ देखा और वो जल्दी से बोला, मैं जाऊंगा, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा। एक बार फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मेरी उलझनों में ना पड़ो। तुम्हारा अपना मसला अलग है, मैं अपनी बेटी को तलाश कर लूंगा। मैं इन जंगलों की खाक छानूंगा, कहीं भी निकल जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। नहीं प्रोफेसर, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ चलेंगे। मैंने सादान की बात की तरदीद नहीं की। प्रोफेसर खामोश हो गया। जीना कहने लगी, मुझे अफसोस है कि यहाँ तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। साहिर, तुमने हम पर एहसान किया, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारा शुक्रिया। फिर भी मेरा ख्याल है तुम यहाँ से खाने पीने की चीजें ले जाओ, हथियारों में से जो चाहे ले लो। वैसे तुम्हारे पास आतिशी हथियार हैं, इनकी बनिस्बत ज्यादा बेहतर और मौसर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर ने कहा। और इसके बाद हम वहां नहीं रुके। जीना ने हमें बस्ती की सरहद तक छोड़ा और उसके बाद हम वहां से आगे निकल गए। सहराए आजम का एक वीरान हिस्सा हमारे सामने था। सफर जारी रहा। सुबह से शाम हो गई और फिर रात को हमने एक जगह पड़ाव डाल दिया। हम अभी तक अपने रास्ते से नहीं भटके थे। दूसरे दिन सुबह हमने अपने सफर का आगाज कर दिया और जब दोपहर हुई तो नाहमवार दर्रों और खाइयों का ये सिलसिला एक नखलिस्तान के अतराफ में छोटे छोटे पहाड़ी टीलों पर भी फैले हुए थे। और ये टीले अजीब सी सफ़ेदी इख्तियार किए हुए थे। दरख्तों के तनों में भी अजीब तरह की सफ़ेदी नजर आ रही थी और शायद ये सफ़ेदी उस घास की थी। इस रंग की घास हमने पहले कभी नहीं देखी थी। उस घास के दरमियान एक झील मौजूद थी, लेकिन वहां कोई रिहाइश नहीं बनी हुई थी। हम झील के नज़दीक पहुंच गए। दरख्तों पर परिंदे भी खामोश थे। कभी कभी उनके उड़ने से परों की फड़फड़ाहट सुनाई देती और हम चौंक कर इधर उधर देखने लगते। यहाँ तो किसी का वजूद नहीं। प्रोफेसर की गमनाक आवाज़ उभरी। नहीं, तुम्हारा ये ख्याल गलत है, एक आवाज़ उभरी। ये आवाज़ एक दरख्त के तने में से आई थी और फिर दरख्त के खोखले तने से एक आदमी बाहर निकल आया। ये अजीबुल खलकत आदमी था। पूरे जिस्म पर जानवरों की खाल मुंडी हुई थी। सर पर एक कंटोप सा पहना हुआ जिसमें जानवर के सींग उभरे हुए थे, लेकिन कंटोप के नीचे जो चेहरा नजर आ रहा था वो हमारे लिए ताज्जुब खेज था। यकीनन ये किसी यूरोपियन नस्ल का ही बाशिंदा था। गहरी सब्ज आंखें, सता हुआ लंबा चेहरा, जवानुल उमर था, पतले पतले होंठ भिंचे हुए और एक अजीब सी मतानत चेहरे पर छाई हुई। दराज कद मर्द था और चुस्तो चालाक नजर आता। बदन निहायत सडोल। अगर वो ये जंगली किस्म का लिबास उतार देता तो बड़ा स्मार्ट और खूबसूरत नजर आता। प्रोफेसर के हलक से बेख्तियार आवाज निकल गई, यही था, यही था। आने वाले के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हमारे नजदीक पहुंच गया। हाँ, मैं ही था, वो मैं ही था। मैं कड़ी निगाहों से उसे घूर रहा था। मैंने भारी आवाज में पूछा, तुम पॉल को उठा लाए हो? हाँ। क्यों? मेरा नाम होमानू है और मैं उस लड़की को एक खास मकसद के तहत उठा कर लाया हूँ। तुम यकीन करो, मुझे उसकी अज़हद ज़रूरत थी। अब तुम यहाँ आ गए हो तो दोस्तों की तरह गुफ्तगू करो। ऐसे जुमले ना कहो जो हमारे दरमियान तफरके का बायस बने। लेकिन तुमने हमारे साथ ज्यादती की है। मैंने कहा ना, मैं इसके लिए मजबूर था। क्या मजबूरी थी? इतनी जल्दी नहीं, सब कुछ मालूम नहीं हो सकता। आओ, मैं तुम्हारे क़याम का बंदोबस्त करूं। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ देर ठहरना जरूरी है, उसने कहा और फिर सादान की तरफ देखने लगा। उसके होंठों की मुस्कुराहट सुकड़ गई। उसके बदन को झटका सा लगा और वो 2 कदम आगे बढ़ गया और सादान के बिल्कुल सामने पहुंच गया। उसने बगौर सादान को देखा और फिर उसके हलक से एक हज़ियानी सी आवाज उभरी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? किससे? सादान की बजाय मैंने उससे सवाल किया, लेकिन हुमानू ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।